नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। देश के 256 जिलों में 1592 खस्ता हाल जल स्रोतों के संरक्षण के लिए नवगठित जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान आरंभ किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने बंद कमरे की वायु को शुद्ध करने के लिए नैनो क्लीन एयर कंडीशनर फिल्टर्स विकसित किया। भौतिकी विषय पर जर्मनी में आयोजित होने वाले लिंडाउ नोबेल लॉरिएट मीटिंग में भाग लेने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 21 छात्रों का चयन किया। और हमारे विशेष भाग में हम आपको सैर करवा रहे हैं नई दिल्ली स्थित ICAR राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की। जल स्रोतों पर नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 6 करोड़ लोग अधिक या अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं। आवश्यकता से अधिक दोहन के कारण देश के भूजल स्तर में तेजी से कमी आ रही है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति अभियान आरंभ किया है। यह अभियान देश के 256 जिलों में संकट का सामना कर रहे 1592 जल स्रोतों के संरक्षण पर केंद्रित है। जल शक्ति अभियान जल संरक्षण तथा बारिश के जल का संचय, गहन पौधारोपण तथा पेयजल की व्यवस्था और स्वच्छता जैसे विषयों पर केंद्रित है। भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान पर पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। देश के कई हिस्से भारी जल संकट का सामना कर रहे हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई देश का छठा सबसे बड़ा शहर है, जहां जल संकट का भयावह असर देखने को मिल रहा है। हाल ही में नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ने पूजल झील की तस्वीरें जारी की हैं, जो चेन्नई में जल वितरण का प्रमुख स्रोत है। 31 मई 2018 को ली गई तस्वीरों में झील में पानी दिख रहा है, जबकि 19 जून 2019 को ली गई तस्वीरों में झील काफी हद तक सूख गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 65% जल स्रोत सूख चुके हैं। जानकारों का मानना है कि वर्ष 2020 या 21 तक बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद जैसे कई प्रमुख शहरों में भूजल स्तर समाप्त हो जाएगा। इसका असर देश के करीब 10 करोड़ जनता पर पड़ेगा। आज जबकि देश जल संकट का सामना कर रहा है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति अभियान शुरू करने की घोषणा की है। ये अभियान जल संरक्षण और जल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है। पूरे मॉनसून के दौरान जल स्रोतों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए अभियान चलाया जाएगा। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए जल एक बड़ी चिंता का विषय बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सूची में 6ठे नंबर पर रखते हुए इसकी महत्ता को स्थापित किया और साथ ही साथ में पूरे विश्व भर के सारे देशों से इस बात की अपेक्षा की कि 2030 तक स्वच्छ पेयजल प्रत्येक घर को मुहैया हो सके। इसे सब देश आदर्श के रूप में लेकर के इंश्योर करें। जल शक्ति अभियान का पहला चरण 1 जुलाई 2019 को आरंभ हुआ, जो पूरे मॉनसून के दौरान 15 सितंबर 2019 तक चलेगा। उत्तर पूर्वी भारत में अगला चरण 1 अक्टूबर 2019 से शुरू होगा और 30 नवंबर तक चलेगा। ये अभियान देश में जल संकट से जूझ रहे जिलों और ब्लॉक पर केंद्रित होगा। ये अभियान राज्य सरकारों के साथ भारत सरकार के कई मंत्रालयों का सामूहिक प्रयास है। पूरे अभियान का संचालन पेयजल तथा स्वच्छता विभाग कर रहा है। इन मंत्रालयों में चुने हुए अधिकारी जल संकट का सामना कर रहे देश के 256 जिलों में पड़ने वाले 1592 ब्लॉक में जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान विभाग 5 महत्वपूर्ण जल संरक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये है जल संरक्षण तथा बारिश के जल का संचय, पारंपरिक और अन्य जल निकायों का पुनरुद्धार, जल का पुनरुपयोग और जल कूपों का पुनर्भरण और पुनरुपयोग, जल विभाजक का विकास और गहन पौधारोपण और पेयजल की व्यवस्था और स्वच्छता। भारत सरकार के एक स्तर से ऊपर के सारे अधिकारी
सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के इंजीनियर्स और उस टीम के साथ में CW जो है सेंट्रल वाटर कमीशन के इंजीनियर्स और उनके साथ में स्थानीय प्रशासन के जिले के अधिकारी मिलकर के प्रत्येक ब्लॉक का जो है अध्ययन करके और इसके साथ में इसको वहाँ जन आंदोलन कैसे बनाया जा सकता है, कॉलेजेस में जा कर के स्टूडेंट से चर्चा करके, डिफरेंट स्टेक होल्डर से चर्चा करके, और इस दिशा में इस कार्यक्रम को हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। जल शक्ति अभियान में सिंचाई के लिए पानी की बेहतरीन उपयोग और कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से पानी की कम उपलब्धता से उगाए जाने वाली फसलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसे जन आंदोलन बताते हुए मंत्रालय जल संरक्षण के प्रमुख कारक के रूप में आम लोगों को आमंत्रित कर रहा है। इससे पहले कि पूरा भारत जल संकट की चपेट में आ जाए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए पानी के संरक्षण को महत्व देना बहुत जरूरी है। गर्मियों में तपिश, धूल और प्रदूषण से बचाव के लिए लोग अधिकांश समय घरों और दफ्तरों में बिताना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंद कमरों के भीतर होने वाला प्रदूषण भी अत्यधिक घातक हो सकता है। कभी कभी तो ये बाहरी प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि बंद कमरे में हवा के आवागमन की व्यवस्था नहीं होती और अंदर के धूल और प्रदूषित कणों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता। कमरे के अंदर की हवा को शुद्ध करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने नैनो क्लीन AC फिल्टर्स नामक एक उपकरण विकसित किया है। इन फिल्टर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये विंडो और स्प्लिट एयर कंडीशनर्स में आसानी से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि आपके घरों और दफ्तरों की हवा शुद्ध बनी रहे। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। इंसानों को न सिर्फ बाहरी प्रदूषण का बल्कि घर के अंदर और बंद कमरों के प्रदूषण का भी खतरा रहता है। घरों में रोजाना सफाई होने के बावजूद प्रदूषण के सूक्ष्म कण हवा में बचे रह जाते हैं। वायु संचार की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर ये प्रदूषित कण घर के भीतर लंबे समय तक बने रहते हैं और घर में रहने वालों की सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। घर के भीतर मुख्य रूप से धूल, धुआं और वायु परिसंचरण के उपकरणों के कारण प्रदूषण फैलता है। कभी कभी बाहर की तुलना में घर के भीतर 2 से 5 गुना अधिक प्रदूषित कण होते हैं। गर्मियों में हमारा अधिकांश समय घर और दफ्तर के बंद कमरों में गुजरता है, लिहाजा जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे शुद्ध रखना जरूरी होता है। घरों के अंदर प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली स्थित स्टार्टअप नेजो फिल्टर्स ने एक नैनो क्लीन AC फिल्टर विकसित किया है। इसकी मदद से घर और दफ्तर में स्थित एयर कंडीशनर को वायु शुद्धिकरण व्यवस्था में बदला जा सकता है। ये स्टार्टअप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पूर्ववर्ती छात्रों जतिन केवलानी, तुषार व्यास और प्रतीक शर्मा ने आरंभ किया है। Nano Clean AC filters is a specially designed structure which we made using non-woven and pure polypropylene, and hence it has got high dust holding capacity. And when you install Nano Clean AC filters inside of your ACs, then your ACs will also start acting like an air purifier. So the idea triggered into our mind because we got to know that 80% of our time we spend indoors, and our indoor air pollution can be 5 times more polluted than outdoor. In fact, in Delhi it can be 10 times higher than outdoor. नैनो आधारित AC फिल्टर एक बिना बुने हुए ढांचे पॉलीप्रोपिलीन यानी PP से बनाया गया है। ये दोबारा उपयोग लायक एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक होता है। पॉलीप्रोपिलीन आधारित नैनो फिल्टर वायु में मौजूद 2.5 PM आकार के प्रदूषित कणों को छान सकता है। नैनो AC फिल्टर को आसानी से विंडो और स्प्लिट एयर कंडीशनर्स में लगाया जा सकता है। इसके लिए पहले एयर कंडीशनर से प्लास्टिक की जालीदार स्क्रीन हटानी होती है, फिर इसे फिल्टर को जाली के बीच में लगाया जाता है। इसे तैयार करने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक नया फिल्टर 1 घंटे के भीतर कमरे की हवा शुद्ध कर देता है। इसके संचालन के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। एक फिल्टर की कीमत लगभग 399 रुपए है और इसे नेजो फिल्टर की वेबसाइट www.nezofilters.com से खरीदा जा सकता है। इस फिल्टर की मदद से आप अंदरूनी वायु प्रदूषण को दूर करके घर के भीतर शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर हम आपको बताएंगे प्रतिष्ठित लिंडाओ नोबेल लॉरिएट मीटिंग में भाग लेने के लिए इस वर्ष चयनित छात्रों के बारे में। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भौतिकी विषय पर जर्मनी में होने वाले लिंडाओ नोबेल लॉरिएट मीटिंग में भाग लेने के लिए स्नातक, पीएचडी और पीएचडी के पश्चात शोध करने वाले छात्रों के 21 सदस्यों के एक दल का चयन किया है। इस सम्मेलन में छात्रों को नोबेल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात करने और दुनिया भर के शोधकर्ताओं के साथ अपने शोध साझा करने का अवसर उपलब्ध करवाया जाता है। इस वर्ष छात्रों को जर्मनी स्थित संस्थानों का दौरा करने और उनकी अत्याधुनिक शोध सुविधाओं के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। विज्ञान की दुनिया के उभरते वैज्ञानिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच से परिचित होना आवश्यक है, ताकि वे दुनिया की विशालता को ज्यादा से ज्यादा जान सकें। इससे न सिर्फ उन्हें अपने शोधों को साझा करने के अवसर मिलते हैं, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्रों में दुनिया भर में होने वाले शोधों के बारे में भी उन्हें जानकारी मिलती है। इसी उद्देश्य से हर साल जर्मनी के लिंडाओ में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बैठक आयोजित की जाती है। भारत सरकार के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 2001 से देश भर से चुने गए युवा भारतीय वैज्ञानिकों की टीम को नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बैठक में शामिल होने के लिए भेजता रहा है। इस वर्ष 69वीं लिंडाओ नोबेल लॉरिएट मीटिंग भौतिक विज्ञान को समर्पित थी। इस बैठक का आयोजन 30 जून से 5 जुलाई तक किया गया। लिंडाओ भेजने से पहले 21 सदस्यों की भारतीय टीम की एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में की गई। ये बैठक छात्रों को जर्मनी में आयोजन के विभिन्न पहलुओं और अपने सहयोगी प्रतिभागियों से विचार विमर्श करने के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित की गई थी। Just to get to know what other scientists they faced, obstacles during their research work and what patience they kept in themselves, before the discovery and what they felt after the discovery. I think that'll be huge motivation and inspiration for me. इस बैठक के लिए चयनित छात्रों को 3 स्तर के समूहों में शामिल किया गया है। ये समूह हैं स्नातक, पीएचडी के छात्र और पीएचडी के उपरांत शोध करने वाले छात्रों का एक समूह। लगभग 30 से 40 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया भर से 600 छात्रों का चयन किया गया था। विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में हासिल किए गए श्रेणी और शोध कार्यों के आधार पर इन छात्रों का चयन किया गया। वैज्ञानिकों की इस बैठक में व्याख्यान, साइंस वॉक, विचार विमर्श, मास्टर क्लास और पैनल चर्चा जैसे विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया। ये सत्र नोबेल पुरस्कार विजेताओं और वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी के बीच ज्ञान, विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान में मददगार साबित हुए। इनके अलावा चयनित छात्रों को 6 से 16 जुलाई 2019 तक जर्मनी के विभिन्न संस्थानों का दौरा करने का भी अवसर मिला है, ताकि उन्हें शोध की आधुनिकतम सुविधाओं और उन संस्थानों में चल रहे अनुसंधानों के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। इस दौरे से भारतीय छात्रों को भी वैज्ञानिक समुदाय के शोध करने के तौर तरीके और दुनिया भर में प्रकाशित शोधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इस दौरे से छात्रों को उसी क्षेत्र में शोध करने वाले अन्य शोधार्थियों के साथ भी संयुक्त रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण दिशा निर्देश तैयार करने और पादप आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना की थी। इस संस्थान की स्थापना 1935 में तत्कालीन बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के तहत क्रॉप्स एंड सॉइल विंग के नाम से की गई थी। अपनी स्थापना के समय से ये संस्थान फसलों और पौधों की गुणवत्ता सुधारने और भारतीय कृषि में विविधता लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। पेश है इस महत्वपूर्ण संस्थान और उसकी गतिविधियों पर ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। वनस्पतियां हमारे परितंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और पर्यावरण की पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखने में हमारी मदद करती है। वनों की कटाई, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और कीटों से होने वाली बीमारियों के चलते आज वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा इन प्रजातियों का संरक्षण समय की मांग है।
वनस्पतियों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका वनस्पति आनुवांशिक संसाधन यानी पीजीआर की मदद लेना है। इस तरीके में बाजरा, गेहूं या चावल जैसी प्रजातियों की आनुवांशिक जानकारी एकत्र की जाती है। इन जानकारियों में किसी विशेष पौधे के वंशाणु, डीएनए के अंश और आरएनए का विस्तृत ब्यौरा होता है। इन जानकारियों का पौधों की बेहतरीन किस्म पैदा करने में इस्तेमाल किया जाता है। किसी पौधे की आनुवांशिक संरचना के अध्ययन से अधिक उत्पादन करने वाले पौधों की किस्म तैयार करने में आसानी होती है। आनुवांशिक श्रृंखला के जरिए तैयार पौधों के उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होती है। वे मौसम की चरम स्थितियों का सामना कर सकते हैं और उत्पादन में वृद्धि होती है। विभिन्न पौधों के आनुवांशिक अध्ययन और संरक्षण तथा फसलों के उत्पादन में सुधार के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी NBPGR की वर्ष 1976 में स्थापना की गई थी। Primary mandate of the institute is management of the plant genetic resources. Now, I tell you what does that mean. You take example of wheat, for example. Now, wheat, there are hundreds of thousands of types throughout the world. In our own gene bank, we have around 30,000 of these wheat varieties which were available in the country pre-independence or even pre-scientific era. All those varieties are stored here. The question is, this is NBPGR's main role. So, as of today, NBPGR has collected germplasm of around 1,800 plant species. NBPGR में कृषि जैव विविधता पर अनुसंधान किया जाता है और यहाँ राष्ट्रीय जर्मप्लाज्म संरक्षित किए जाते हैं। जनन द्रव्य पौधों के ऊतकों, बीजों के आनुवांशिक संसाधनों का समूह होता है, जिनके उपयोग नए पौधों के उत्पादन और पुरानी प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। संस्थान में विभिन्न पौधों के जनन द्रव्य का संरक्षण, आनुवांशिक संसाधन और नए पौधों के अन्वेषण जैसे विविध क्षेत्रों में शोध किए जाते हैं। हाल ही में तापमान की चरम स्थितियों में गेहूं के जनन द्रव्य संरक्षण का अध्ययन इस संस्थान में किया गया। If we really want to see for any trait in wheat, let's say drought tolerance or heat tolerance because the climate is changing. So this whole germplasm was evaluated in the field conditions. And then the ones which performed better at higher temperatures, those have been identified. Right? Now, based on this whole genome sequencing, we are now trying to identify the genes which are responsible for conferring high temperature tolerance in these varieties. संस्थान ने पौधों से जुड़े तथ्यों, आंकड़ों और पौधों की स्थितियों की जानकारी देने के लिए विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किए हैं। इन एप्लीकेशंस में जीन बैंक डैशबोर्ड और पीजीआर मानचित्र शामिल है। इन एप्लीकेशंस को iOS और प्ले स्टोर के द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। अपनी सूचना प्रणाली के जरिए NBPGR में भारी संख्या में आंकड़े एकत्र किए गए हैं, जैसे जीन बैंक डैशबोर्ड और पीजीआर क्लिम। ये पौधों के प्रकार के आधार पर तापमान में परिवर्तन जैसी सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इन सूचनाओं का उपयोग अनुसंधान में वैज्ञानिकों द्वारा और हाइब्रिड प्रजातियां तैयार करने के लिए नीति निर्धारकों द्वारा किया जाता है। NBPGR ने कृषि के क्षेत्र में विभिन्न फसलों के प्रकार और गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ और नई वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। इस वर्ष का एकमात्र पूर्ण सूर्य ग्रहण 2 जुलाई 2019 को प्रशांत महासागर और दक्षिणी अमेरिका में देखा गया। सूर्य ग्रहण की अवधि 4 मिनट 33 सेकंड थी। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ग्रहण के दौरान शोधकर्ताओं को सूर्य के परिमंडल का अध्ययन करने में मदद मिलती है। सूर्य का परिमंडल सूर्य के वातावरण का बाहरी भाग होता है। आकाश दर्शन के शौकीनों के लिए कभी कभी होने वाला सूर्य ग्रहण एक उत्सव के समान है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार ने हाल में उर्दू भाषा में विज्ञान की कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्देश्य विज्ञान संचार और उर्दू भाषा में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना था। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के AJK मास कम्युनिकेशन सेंटर में किया गया।
ये कार्यशाला मुख्य रूप से उर्दू में विज्ञान संचार को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित की गई थी। कार्यशाला का संयोजन उर्दू भाषा में विज्ञान प्रसार करने वाले विशेषज्ञों ने किया। विज्ञान प्रसार अलीगढ़ और लखनऊ जैसे शहरों में ऐसी कई कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बना रहा है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर वर्ष 2030 में एक ड्रोन हेलीकॉप्टर भेजने की योजना बना रहा है। इस अभियान से ब्रह्मांड में जीवन की मौजूदगी के विषय में हमारी जानकारी कई गुना बढ़ सकती है। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि टाइटन पर कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। अध्ययन के लिए भेजा जाने वाला ड्रैगन फ्लाई नामक ड्रोन शनि ग्रह के चंद्रमा के कई भागों से होकर गुजरेगा। शनि ग्रह के चंद्रमा के लिए ये ड्रोन वर्ष 2026 में उड़ान भरेगा और 2034 में वापस लौटेगा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नए शोध में पाया है कि पार्किंसन बीमारी की उत्पत्ति मनुष्यों की आंतों में होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार आंतों में उत्पन्न होकर ये बीमारी नसों के जरिए दिमाग में पहुंचती है। दिमाग की नसों में प्रोटीन के जमा हो जाने से पार्किंसन बीमारी होती है। प्रोटीन जमा होने के कारण दिमाग में नसों की कोशिकाएं और ऊतक नष्ट होने लगते हैं। नए शोध के अनुसार गलत तरीके से आंतों में फंसा हुआ प्रोटीन वेगस नसों के जरिए आंतों से दिमाग में पहुंचता है। ये शोध न्यूरॉन पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के सौर भौतिकी वैज्ञानिक दीपांकर बनर्जी का चयन नासा के पंच अभियान में सह अन्वेषक के रूप में किया गया है। यह अभियान सूर्य के बाहरी परिमंडल की तस्वीरें खींचने के लिए आरंभ किया जा रहा है। पंच का पूरा नाम पोलारीमीटर टू यूनिफाई कोरोना एंड हीलियोस्फीयर है। इस अभियान में अंतरिक्ष में उपग्रहों के बीच आपसी गतिविधियों को समझने के लिए सूर्य के परिमंडल में होने वाले विस्फोटों और सौर वायु का अध्ययन किया जाएगा। प्रोफेसर बनर्जी सूर्य के ध्रुवों पर सौर वायु के त्वरण का अध्ययन करेंगे। इस अभियान के वर्ष 2022 में आरंभ होने की संभावना है। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम याद कर रहे हैं अर्नस्ट वॉल्टर मेयर को, जो 20वीं सदी के प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे। मेयर का जन्म जर्मनी में 5 जुलाई 1904 को हुआ था। उनका शोध वर्गीकरण और जनसंख्या अनुवांशिकी जैसे जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की उत्पत्ति और अन्य क्षेत्रों के अध्ययन से संबंधित था। उन्हें 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता है। उनका एक महत्वपूर्ण अध्ययन भौगोलिक स्थिति का वनस्पतियों और जीवों पर पड़ने वाला प्रभाव है। मेयर ने पक्षियों के वर्गीकरण पर 100 से अधिक आलेख प्रकाशित किए। वर्ष 1942 में उन्होंने सिस्टमैटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें जनसंख्या अनुवांशिकी और उत्पत्ति संश्लेषण सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताया गया है। अपने महत्वपूर्ण योगदानों के लिए उन्हें अन्य सम्मानों के अलावा वर्ष 1946 में लाइडी पुरस्कार, 1958 में डार्विन वॉलेस मेडल और 1969 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 3 फरवरी 2005 को उनका देहांत हो गया। उत्पत्ति से जुड़े जीव विज्ञान पर उनके महत्वपूर्ण अध्ययन और शोध वैज्ञानिकों को धरती पर इंसानों और अन्य प्रजातियों की उत्पत्ति समझने में मददगार रहे हैं। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।